हेलो नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मैं हरिओम सिंह। आपका क्लास 10th क्लास का टॉपिक समास जो चल रहा था, उस समास टॉपिक के अंतर्गत हम उसकी परिभाषा, उस समास शब्द की उत्पत्ति, समास शब्द का अर्थ, कैसे समास बना है, कैसे क्या आदि का अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद हम समास के भेद और समास के भेद के बाद समास के प्रकार, पदों के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तथा समास के प्रकार कितने हैं, तथा संस्कृत के अंतर्गत समास कितने प्रकार के होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास जो आपके हिंदी में अलग से पढ़े जाते हैं लेकिन संस्कृत में वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। अव्ययीभाव समास, उस अव्ययीभाव समास जो हमारा पहला जो समास है अव्ययीभाव समास, उस अव्ययीभाव समास को हम पढ़ रहे थे। उस अव्ययीभाव समास के परिभाषा के अंतर्गत मैं बता चुका हूं। अगर हमें अव्ययीभाव समास जो है उसे पहचानना है, जो 6 समास होते हैं हमारे, उन 6 समास के अंतर्गत हमें अगर अव्ययीभाव समास पहचानना है, अगर उसकी परिभाषा की बात की जाए तो अव्ययीभाव समास की सीधी सीधी परिभाषा ये होती है कि ऐसे शब्द जो उपसर्ग या अव्यय से युक्त होते हैं, अर्थात जिसमें कि पहला पद प्रधान होता है, वो आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगर इनको देखा जाए तो उपसर्ग युक्त, क्योंकि समास के अंतर्गत आपको एक चीज विशेष रूप से याद रखनी है कि इसमें हमेशा आपके 2 पद होते हैं। एक होता है आपका इसमें पहला पद और एक होता है आपका इसमें दूसरा पद। पहला पद और दूसरा पद, जितने भी आप 6 समास पढ़ते हो, उन 6 समास के अंतर्गत आपको 2 पद पढ़ने होते हैं। अर्थात पदों के आधार पर ये इस प्रकार से पहला पद और दूसरा पद, इसके आधार पर समास बट जाता है। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है। और जितने भी हम 6 समास पढ़ते हैं, उन 6 समास में हमारे हमेशा समास में 2 पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। मैं बता चुका हूं उनको पहचानने के कुछ सामान्य से नियम के अंतर्गत, जो हमारे पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर पदों की प्रधानता के आधार पर जो हमारे 4 प्रकार के समास होते हैं, उसका नियम एक ही बनता है। इसमें 4 नियम बनते हैं। इन चारों नियमों को मैं बता चुका हूं, जिससे कि हम समास को पहचान लेते हैं कि इसमें कौन सा समास है और इसमें कौन सा समास नहीं है। अगर कोई भी समास से संबंधित कोई भी शब्द आ जाए, उसमें पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, तो सबसे पहले समास की 4 स्थितियां बनती हैं। जब उस समास में 2 पद होते हैं, पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। जब 2 पद उसमें होते हैं, अगर उस समास के अंतर्गत हमें पहला पद अगर प्रधान हो जाए, अर्थात उसकी प्रधानता हो, वो मुख्य हो, और दूसरा जो पद है हमारा वो कैसा हो, गौण हो या मुख्य ना हो, अर्थात जिस समास में पहला पद ही मुख्य होता है, प्रमुख होता है, वह समास। या फिर उस समास में दूसरी स्थिति बनती है कि पहला पद आपका मुख्य ना हो करके आपका दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है। पहली स्थिति में पहला पद मुख्य, दूसरा पद मुख्य नहीं होता है। दूसरी स्थिति में पहला पद मुख्य ना होकर के दूसरा पद क्या होता है, मुख्य होता है। अर्थात जब भी आप समास पढ़ोगे तो समास के हमेशा 2 टुकड़े करके देखोगे तो उसमें 2 पद निकल के आएंगे। एक स्थिति यह बनती है जिसमें कि पहला पद भी आपका प्रधान होता है और दूसरा पद भी क्या होता है, प्रधान होता है। एक स्थिति यह बनती है आपका कि पहला पद भी प्रधान ना होकर दूसरा पद भी ना प्रधान होकर के एक कोई तीसरा पद ही क्या होता है, प्रधान होता है। ये आपकी इस प्रकार से आपकी 4 स्थितियां बनती हैं समास के अंतर्गत। मैं बता चुका हूं जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह आपका अव्ययीभाव समास होता है, वह आपका अव्ययीभाव समास होता है। जिसमें कि आपका दूसरा पद प्रधान होता है वह आपका तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में आपके दोनों के दोनों पद ही प्रधान होते हैं वह आपका द्वंद्व समास होता है। और जिस समास में आपके दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है वह समास आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपके जो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 समास जो होते हैं,
इसके बाद में आपके जो दो समास रह जाते हैं, एक तो रह जाता है आपका कर्मधारय समास और एक होता है आपका जो जिसे बोला जाता है द्विगु समास। द्विगु समास, एक बात और यहां सुन लें, जो ये द्विगु समास होता है, अगर पूछा जाए कि इस द्विगु समास में कौन सा समास है, तो याद रखना इस द्विगु समास में द्विगु ही समास होता है। इस द्विगु समास में द्विगु समास ही होता है। अगर पूछ लिया जाए, कई कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा गया ये बात कि द्विगु समास में कौन सा समास है। जब बच्चा समझता है इसको कि द्विगु समास में कौन सा समास है, तो वो इसी समास को भूल करके 5 जो समास दिए हुए इन पे ध्यान देता है, क्योंकि द्विगु समास में द्विगु समास होगा नहीं। लेकिन ध्यान रखना इस द्विगु समास में आपका द्विगु समास ही होता है। जब इसका समास विग्रह करते द्विमाने होता है 2, और द्विगु समास के अंतर्गत मैं बताऊंगा आपको आगे कि इसमें संख्यावाची शब्द पहले आते हैं और दूसरा शब्द होता है संज्ञा का बोध कराता है, अर्थात 2 गायों का समूह होता है, वो आपका द्विगु समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय समास और द्विगु जो समास होते हैं आपके, ये दोनों के दोनों समास आपके संस्कृत में किसके तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से तत्पुरुष समास में आपके पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है, उसी प्रकार से आपके द्विगु समास में भी और कर्मधारय समास में भी पहला पद प्रधान ना होकर के दूसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद में एक विशेष बात और चलती है सबसे ज्यादा, जैसे आप अलंकार पढ़ते हो तो उस अलंकार टॉपिक में भी आती है, उत्प्रेक्षा अलंकार आता है, उपमा अलंकार आता है, रूपक अलंकार आता है। ऐसा जब अलंकार का टॉपिक हम पढ़ते हैं उस समय, जैसे कि उपमा अलंकार आता है, रूपक आता है, उत्प्रेक्षा आता है, और भी कई प्रकार के जो अलंकार आते हैं। इन अलंकारों में जो विशेषता होती है वही विशेषता ज्यादातर कर्मधारय समास के अंतर्गत भी आ जाती है। मैं एक सामान्य सी चीजें बताऊं आपको, तो इसके अंतर्गत उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान, इनको पहचानना जरूरी कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। जिस प्रकार से उपमा में, रूपक में, उत्प्रेक्षा में उपमेय उपमान का विशेषता होती है, उसी प्रकार से कर्मधारय समास में भी होती है। उपमेय और उपमान उसी प्रकार से आपकी 2 चीजें होती है, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। जो विशेषता उपमेय और उपमान की होती है वही विशेषता आपकी विशेषण और विशेष्य की होती है। उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए उपमेय कहा जाता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए या जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, उसे कहा जाता है उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, अर्थात जिसकी तुलना की जाए वह तो आता है आपका उपमेय में, और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो कहलाता है आपका उपमान। इसमें अगर एक उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण जैसे देखा जाए, एक चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल जो है, अगर इसमें देखा जाए कि चरण कमल की चरण अर्थात चरणों की जो तुलना की गई है, अर्थात तुलना किसी की गई है, चरणों की, तो चरण क्या हो जाएंगे यहां पर उपमेय, अर्थात जिसकी विशेषता बता रहे हैं या जिसकी तुलना की जा रही है। यहां तुलना की जा रही है चरणों की, और किससे की जा रही है, कमल से, तो कमल क्या हो जाएगा यहां पर उपमान, और चरण क्या हो जाएंगे यहां पर उपमेय। उसी प्रकार से यहां पर विशेषण होता है और विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, जो से संबंध उसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य के अंतर्गत आता है। उपमेय उपमान अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए वो उपमेय कहलाता है, और जिससे उसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा उपमान कहलाता है। इसके जितने भी उदाहरण आएंगे आपके वो सभी कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। इस आधार पर आपके जो समास होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर 4 हैं। 4 के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास हम हिंदी में अलग से पढ़ते हो, तो इस प्रकार से आपके टोटल जो समास हो जाते हैं वो हो जाते हैं 6, जिसमें कि हमारा जो पहला जो समास था वो समास था अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की अगर विशेषताओं को देखा जाए, अगर अव्ययीभाव समास आपके लिए आ जाए तो एक सामान्य सा जो उदाहरण आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो आपको जब भी समास आए और उसमें आपको देखा जाए कि कौन सा समास है, तो पहले तो आपको उसमें यह देखना है कि उस समास के अंतर्गत पहला जो पद है वो पहला पद क्या होता चाहिए, उसमें मुख्य होता है। क्या पहली विशेषता क्या है उसका,
पहला पद क्या होता है, मुख्य होगा। दूसरी विशेषता आप ये देखोगे कि मैं आपको ये बता चुका हूं कि उसमें उपसर्ग आते हैं। जिस प्रकार से आपके संस्कृत के आपके कितने उपसर्ग होते हैं, 22, और आपके हिंदी के जो उपसर्ग आते हैं, क्योंकि हिंदी में तो कई उपसर्ग होते हैं लेकिन संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग फिक्स होते हैं। तो हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग आपको देखने होते हैं। इसमें अगर कोई भी समास पूछा जाए तो उसमें पहले तो देखना आपका पहला पद प्रधान है या नहीं है। पहला पद प्रधान हो और उसके बाद में पहला पद आपका क्या हो, उसमें उपसर्ग हो। कौन सा हो, उपसर्ग। क्या हो, उपसर्ग हो। तो आपका वो समास होता है वो किसके अंतर्गत आता है, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, अगर पुनरुक्ति सूचक शब्द आ जाए, पुनरुक्ति सूचक शब्दों का आशय होता है कि ऐसे शब्द जो कि बार बार आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं उसमें उदाहरण करा चुका हूं, रातों रात अर्थात रात ही रात में, ठीक है, रातों रात अर्थात दोनों के दोनों शब्द क्या हैं, आपके पुनरुक्ति सूचक शब्द हैं। ऐसे शब्द आ जाएं आपके तो वो शब्द भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, आपके वो भी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अव्यय शब्द बन करके, अर्थात जब भी ये शब्द आते अव्यय शब्द के रूप में आते हैं, और अव्यय शब्द कहा जाता है आप प्लस व्यय, आप प्लस व्यय, और व्यय माने होता है खर्च करना, खर्च करना अर्थात बदल जाना, ठीक है। अर्थात आ माने नहीं, अर्थात ऐसे शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार बदलते नहीं है। अर्थात हम संज्ञा को देखेंगे तो संज्ञा शब्द आ गया, जैसे बेटा, इसका बदल जाएगा बेटी, बेटों आदि में बदल जाते हैं। लेकिन जो ये अव्यय शब्द जो आते हैं, अर्थात जो जैसे यहां पर आया यथाशक्ति, ये यथा जो शब्द है इसे लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार हम बदल नहीं सकते। अर्थात जैसा कि जैसा शब्द है वो वैसे कि वैसा ही शब्द रहता है। इसलिए ये कैसे शब्द आते हैं, हमारे अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो हमारे शब्द कैसे होते हैं, आपके अव्यय शब्द होते हैं। तो समास, अव्ययीभाव समास को पहचानने की एक प्रमुख विशेषता यही होती है कि इसमें आपको पहला तो ये देखना कि पहला पद क्या होता है, उसमें मुख्य होता है। दूसरी विशेषता यह है कि उसमें पहला जो पद होगा वह आपका उपसर्ग युक्त होगा या अव्यय शब्द होगा। तीसरी जो विशेषता आती है वो है उसके पुनरुक्ति रूपी शब्द आते हैं, अर्थात बार बार शब्द आते हैं। वो सभी तुम्हारे जो शब्द आते हैं वो सभी तुम्हारे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अगली बात, इसके कई जो उदाहरण मैं आपको करा चुका हूं, उसमें से कुछ उदाहरण और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके, जैसे निरामिष। निरामिष अर्थात इस समास के अंतर्गत कहीं कहीं संधि विच्छेद का भी महत्व होता है, अर्थात कहीं कहीं संधि विच्छेद करके भी उसका समास को निकाला जाता है। निरामिष अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, इसमें उपसर्ग निर उपसर्ग है। क्या है, निर। अगर निर उपसर्ग तो बचा क्या, निरामिष, आमिष बचता है, तो इसलिए होगा आमिष रहित, आमिष बोला जाता है, इससे मांस वगैरह होता है उससे बोला जाता है। निरोग अर्थात ये निरोग नहीं, निरोग नहीं, ये वाला निरोग नहीं, अर्थात ये गलत होता है जो निरोग लिखते हैं हम हिंदी में। अर्थात जब इसका विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करते तो छोटी एक ही मात्रा आती है उसमें। और शुद्ध कौन सा होता है, निरोग, ये होता है निरोग। अर्थात पीछे वाला शब्द पहले आएगा और ये क्या हो जाता है आपका नि उपसर्ग के रूप में आता है, तो रोग रहित। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि जब अव्ययीभाव समास का समास विग्रह करते हैं तो पीछे वाला जो शब्द होता है उसका अर्थ पहले लिखा जाता है। नीरव, रव माने होता है ध्वनि, अर्थात ध्वनि से रहित या ध्वनि रहित। बेहया, वे क्या आ गया इसमें, उपसर्ग। और हया का आशय होता है शर्म के, अर्थात बिना हया बोला जाता है सामान्य रूप से। बेहया जो शब्द बोला जाता है, या बेहया जो शब्द होता है उसका मतलब होता है बिना शर्म के, अर्थात बिना लाज लज्जा के होना, वहां आपका बेहया शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रतिध्वनि, यहां आपका जो उपसर्ग आया है वो आया है प्रति उपसर्ग। और ध्वनि अर्थात पहले इसका आशय लिया जाएगा, ध्वनि के बाद ध्वनि, अर्थात इसे बोला जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिशत, यहां भी आपका जो आया है वो क्या, प्रति क्या है, उपसर्ग। अर्थात आपको सभी जब समास देखोगे, अगर अव्ययीभाव समास आ जाए तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस दो ही चीजें देख लें कि पहला पद आपका क्या हो, विशेष हो, मुख्य हो, और अगर उसमें उपसर्ग आ जाए तो आप वहां पर जो समास करोगे तो पहला कौन सा समास करोगे, अव्ययीभाव समास ही करोगे। शतमान होता है 100, अर्थात प्रत्येक शत माने सैकड़ा, अर्थात 100। तो जिस प्रकार से निर है, नी है, नी है, वे है, प्रति है, प्रति, यथाशक्ति, यथागमन, ठीक है, ये जब भी जो स्थितियां बनती हैं आपकी, ये सभी स्थितियां आपके अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आती हैं। इसके जो उदाहरण है जो मैं पहले लिखा चुका हूं आपको उदाहरण, वो उदाहरण और ये जो उदाहरण है आप इनका
अपनी नोटबुक में लिख लें और इनका अध्ययन कर लें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है मैं आपको लिखा चुका हूं सभी को। हाँ जी, इस प्रकार से आपका जो अव्ययीभाव समास है ये पूरा की पूरा अव्ययीभाव समास आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता। पहला समास हमारा जो 6 समास हमारे दिए हुए हैं उस समास के अंतर्गत हम पहला जो समास है अव्ययीभाव समास, मैं पहले बता चुका हूं जब भी शब्द आएगा 10th क्लास पेपर में या तो परिभाषा पूछेगा एग्जामिनर, परिभाषा ना पूछेगा तो फिर उसमें एक शब्द देगा और आपको बस ये पहचानना है कि इस शब्द में समास कौन सा है और समास की आपको परिभाषा डेफिनेशन लिखनी है। आपको क्या करना है कि पहला पद मुख्य है, पहली विशेषता, दूसरा उपसर्ग से युक्त, इन दो चीजों को देख करके आप जो अव्ययीभाव समास है उस अव्ययीभाव समास को क्लियर कर सकते हो। ये जो आपको पूरा टॉपिक कराया है इस टॉपिक को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। जितने भी आपको जो उदाहरण कराए गए हैं ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तब भी आपके कोई अन्य उदाहरण हो उन्हें अन्य उदाहरणों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हो, उनका समाधान वहां पर कर दिया जाएगा। तब भी कोई समस्या आपको रहती है इस टॉपिक इस अव्ययीभाव समास से संबंधित तो आप बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।